हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लक्ष्य और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं कैंप गुरु जेई पर। तो आज हम लोग जीओसी में आगे के टॉपिक को कवर करेंगे और सबसे पहले हम लोग वो होमवर्क डिस्कस करेंगे जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में दिया था। ठीक है, तो पहला होमवर्क क्या था कि मैंने आप लोगों को बोला था कि एक तो एनिलीन के टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालिए और दूसरा बोला था कि अल्फा नेप्थोल के टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालिए। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग देखते हैं एनिलीन के टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनते हैं। ठीक है, मैं दो तरीके से बताए थे, मैं दोनों तरीके से आप लोगों को बता दूंगा। एक तो वो वाला तरीका था जिसमें आप लोगों को स्ट्रक्चर्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि बहुत शॉर्ट वे था और बहुत आसान तरीका था। दूसरा था नॉर्मल लॉन्ग वे के तरीके से, जो कि आपके स्कूल वगैरह में अगर पूछा जाए तो उसमें काम आ सकता है। ठीक है, क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होंगे? ये लोन पेयर रेजोनेंस कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में बदल जाएगा। तो एक तो ये बना ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आया नेगेटिव। आगे जाएंगे ये माइनस चार्ज बॉन्ड पेयर में बनेगा, बॉन्ड पेयर माइनस चार्ज में फिर से बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड NH2, यहाँ पर आया पॉजिटिव चार्ज। आगे आइए फिर से, क्योंकि माइनस चार्ज जो है वो अभी भी रेजोनेंस कर रहा है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आया NH2 डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर वापस से रेजोनेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस बार ऐसे यहाँ और ये बन गया आपका NH2। ठीक है, सबसे पहले आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैसा चार्ज है, क्या वो वैकेंट ऑर्बिटल है नाइट्रोजन का या कुछ और मतलब है इस चार्ज का। तो कमेंट में आप लोग ये बताएंगे। ठीक है, तो टोटल कितने स्ट्रक्चर बने? 1 2 3 4 5। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बने इसके? 5 बने। ठीक है, ये तो था पहला तरीका, पहला वे। दूसरा तरीका जो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ करे कैसे बना सकते हैं, वो भी देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखिए कि नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है। एक आएगा यहाँ पर, एक आएगा यहाँ पर, एक आएगा यहाँ पर। इस स्ट्रक्चर से पता चल सकता है एक यहाँ पर बना, एक यहाँ पर बना, एक यहाँ पर बना। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जब तक नाइट्रोजन के लोन पे रेजोनेंस नहीं करते, जब तक नाइट्रोजन के लोन पे रेजोनेंस नहीं कर रहे, वो नाइट्रोजन के पास है, तब तक हमारी बेंजीन की रिंग सही सलामत है। और बेंजीन के टोटल कितने स्ट्रक्चर बनते हैं? 2 स्ट्रक्चर बनते हैं। जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया तो बेंजीन की रिंग टूट गई, तो यहाँ पर एक बनेगा, यहाँ पर भी एक बनेगा, यहाँ पर भी एक बनेगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आते ही, रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज आते ही आपकी बेंजीन की रिंग टूट गई। तो टोटल स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5, तो इसके टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बने? 5 बने। तो दोनों तरफ से हमारा आंसर सेम आया, दोनों तरफ से हमारा आंसर क्या आया? सेम आ गया। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, दैट इज अल्फा नेप्थोल का। ठीक है, नेक्स्ट होमवर्क जो मैंने दिया था आप लोगों को कौन सा था? अल्फा नेप्थोल का था। ठीक है, आप लोगों को इसके टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताने थे। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को क्या देखना है? सबसे पहले आप लोगों को ये चेक करना है कि नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आएगा, माइनस चार्ज कहाँ पर आएगा। एक यहाँ आएगा, ऑल्टरनेट जाइए, इसको छोड़ दिया, इसके पास आइए, इसको छोड़ो, इसके पास आओ, इसको छोड़ो, यहाँ आओ, इसको छोड़ो, यहाँ आओ। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। ठीक है, जब तक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, क्या ये पूरी रिंग नेप्थेलिन की सही सलामत थी? जब तक ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस नहीं कर रहा था, हमारे पास नेप्थेलिन की रिंग सही सलामत थी। और नेप्थेलिन के टोटल कितने स्ट्रक्चर बनते हैं? 3 बनते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पर आया तो नेप्थेलिन की रिंग तो टूट गई, लेकिन बेंजीन अभी भी बचा हुआ है। तो बेंजीन के टोटल कितने स्ट्रक्चर बने? 2। यहाँ पर भी 2 ही स्ट्रक्चर बनेंगे, क्योंकि जब नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा तो नेप्थेलिन तो टूटी हुई मिलेगी, पर बेंजीन अभी भी सही सलामत होगा। ठीक है, यहाँ पर आते ही बेंजीन की रिंग भी टूट गई, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1 आया। ठीक है, अगर आप लोगों को चेक करना है कि सर यहाँ 1 क्यों आया है, यहाँ पे 2 क्यों आया, तो अब आपको मैंने सवाल करा दिए हैं, आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से कितने स्ट्रक्चर बने? 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अल्फा नेप्थोल के 10 बनते हैं। ठीक है, ये दोनों सवाल बीटा नेप्थोल और अल्फा नेप्थोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत हाई चांसेस है इसके जेईई मेंस में आने के। ठीक है, तो प्लीज़ याद रखिएगा कि आपको ये तरीका आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास इतना वक्त नहीं होगा कि आप 10-10 स्ट्रक्चर बनाकर बैठें उसके। क्लियर है बात? ठीक है, मतलब अप्रोच आनी चाहिए, तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए, पर ये तरीका भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये टाइम सेविंग है। ठीक है ना, तो चलिए आज हम लोग
जो हमारा जो मेन टॉपिक है हम लोग उसकी तरफ मूव करते हैं। आज की क्लास में हमारा मेन टॉपिक था, हमारा मेन मोटिव था मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में पढ़ाई करना। ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, किस पे लगता है, क्या ज़रूरत पड़ी हमें उस इफेक्ट की, वो सब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, आइए मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट मोहल्ले में इसको प्यार से रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, आइए जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है। रेजोनेंस इफेक्ट क्या होगा? जो रेजोनेंस करवा रहा हो, ऐसे इफेक्ट जिस जो हमें रेजोनेंस के थ्रू हो रहे हो या जिसमें कॉन्जुगेशन हो रहा हो, ऐसे सिस्टम में जो कॉन्जुगेशन हो रहा हो, उस इफेक्ट को हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं या मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत ही नहीं करी है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस इफेक्ट में बढ़ेंगे, अंदर की तरफ डेप्थ में जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि इफेक्ट एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, पर सबसे पहले आप लोग इंडक्टिव इफेक्ट को एक बार याद कीजिए। जब मैंने आप लोगों को इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड पे लगता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड पे लगता था ना, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते थे थ्रू सिग्मा बॉन्ड। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते थे। मेसोमेरिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, आपने रेजोनेंस देख लिया ना, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना के देख लिया। क्या करते थे? पाई बॉन्ड को, पाई इलेक्ट्रॉन को हम लोग मूव कराते थे। अब जब पाई बॉन्ड मूव कर रही है तो उसके साथ पाई इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहे होंगे। ठीक है, इसलिए ध्यान रहे कि इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते थे, मेसोमेरिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट परमानेंट इफेक्ट है। ये बताने की बात नहीं है, हम लोग पहली क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, ये परमानेंट इफेक्ट है। अगर इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड पे ऑपरेट होता है, ये वाला इफेक्ट पाई बॉन्ड पे ऑपरेट होता है, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड का एक्चुअल मूवमेंट होता है, ऑपरेट ऑन पाई बॉन्ड। ठीक है, आप मुझे बताइए कि सिग्मा इंडक्टिव इफेक्ट में कैसे चार्ज बनते थे? पार्शियल चार्ज होते थे, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे थे। इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट होंगे तो पार्शियल चार्ज आएगा। जहाँ से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं वहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज आएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसके पास डेल्टा नेगेटिव आ गया। लेकिन यहाँ पर जो चार्ज डेवलप होता है वो एक्चुअल चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ जो चार्ज डेवलप होता है वो एक्चुअल चार्ज डेवलप होता है। अब वही बात है, अगर आप लोगों ने पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले के लेक्चर भी देख लीजिए, क्योंकि अब चैप्टर खत्म होने की कगार पे है। 3-4 वीडियोस और बची हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल चार्ज डेवलपमेंट, एक्चुअल चार्ज डेवलपमेंट। ठीक है, फिनोल के स्ट्रक्चर में, एनिलीन के स्ट्रक्चर में, अल्फा नेफ्थोल के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा कि माइनस चार्ज बन रहा है, वो माइनस चार्ज ही एक्चुअल चार्ज होता है। ठीक है, तो ये था आपके, एक तो ये परमानेंट इफेक्ट है, दूसरा पाई बॉन्ड पे ऑपरेट होता है, तीसरा एक्चुअल चार्ज पर डेवलप होता है। ठीक है, ये इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। पहले मैं बता देता हूँ, इंडक्टिव इफेक्ट बहुत वीक इफेक्ट होता था, क्योंकि क्या होता था उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे होते थे सिग्मा बॉन्ड पर, और डिस्टेंस डिपेंडेंट होता था कि जो कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट होगा केवल वही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट दिखाएगा, बाकी दूसरे वाले में जैसे जैसे आप दूर जाते रहेंगे कार्बन से आपका इंडक्टिव इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। लेकिन ये जो चार्ज है, ये जो इफेक्ट है, ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। ये जो इफेक्ट है वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि नेगेटिव चार्ज जब रिंग पे बनता था तो हर जगह वो मूव कर रहा है। पूरे सिस्टम में कॉन्जुगेशन होता है, पूरे सिस्टम में कॉन्जुगेशन हो रहा होता है, इसलिए ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, ये हर जगह घूमता है, हर जगह अपनी शक्ति दिखाता है, हर जगह अपने माइनस चार्ज को, अपने प्लस चार्ज को ऑपरेट करता है, बनाता है। ठीक है, कभी भी जब आप कंजुगेशन करेंगे तो देखेंगे कि पूरे जगह पे वो घूम रहा होगा, पूरे जगह पे, पूरे रिंग में, पूरे सिस्टम में आप लोगों को पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाई दे रहा होगा। लेकिन ऐसा इंडक्टिव इफेक्ट में नहीं देखने को मिलता, क्योंकि जो ग्रुप आपका डायरेक्टली अटैच होगा कार्बन से, केवल वही सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा। फिर उससे दूर दूर जैसे जैसे जाते रहेंगे आपका इफेक्ट धीरे धीरे नेग्लिजिबल होता रहेगा। ठीक है, अब कहानी को आगे सुनते हैं, कहानी में आगे बढ़ते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोगों ने 2 इफेक्ट के बारे में बात करी थी, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई ग्रुप, माइनस आई ग्रुप। उसी प्रकार से मेसोमेरिक इफेक्ट के भी 2 ग्रुप होते हैं, एक प्लस एम, एक माइनस एम। एक एक करके दोनों इफेक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर है और दोनों हमारे काम के लिए कैसे आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लस एम ग्रुप के बारे में। प्लस एम बोल दो या प्लस आर बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, प्लस एम इफेक्ट बोल दो, प्लस आर इफेक्ट बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ऐसे ग्रुप जो सिस्टम से डायरेक्टली अटैच्ड हो, या फिर ऐसा बोलो कि ऐसे एटम
जो सिस्टम से डायरेक्टली अटैच्ड हो और उनके पास लोन पेयर हो, ठीक है। इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। आइए सुनिए, डायरेक्टली अटैच्ड एटम के पास अगर लोन पेयर है तो वो अपने लोन पेयर को कॉन्जुगेशन की मदद से ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। भैया प्लस एम इफेक्ट हो या माइनस एम इफेक्ट हो, है तो मेसोमेरिक इफेक्ट ही ना, है तो रेजोनेंस इफेक्ट ही ना। तो ये वो ग्रुप होते हैं जो अपने लोन पेयर को, अपने पाई बॉन्ड को रेजोनेंस के थ्रू, कॉन्जुगेशन के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ग्रुप जो अपने पाई बॉन्ड की मदद से या अपने लोन पेयर से रेजोनेंस के थ्रू पूरे रिंग में ट्रांसफर हो सकते हैं, ये वो ग्रुप कहलाते हैं। तो प्लस एम ग्रुप क्या होगा, हिंदी में लिखवा रहा हूँ कि डायरेक्टली अटैच्ड एटम, ध्यान रहे एटम की बात कर रहा हूँ, ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ। डायरेक्टली अटैच्ड एटम के पास लोन पेयर हो, ठीक है। क्या मतलब हुआ, अभी ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, एग्जाम्पल देता हूँ तो समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल OH, ठीक है। ध्यान से देखिए, डायरेक्टली यहाँ पर कुछ ना कुछ सिस्टम होगा जिससे ये OH ग्रुप कनेक्ट होगा। ये सिस्टम कहीं ना कहीं कॉन्जुगेशन भी दिखा रहा होगा, ठीक है। क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। तो ये लोन पेयर जब कॉन्जुगेशन कर रहे होंगे सिस्टम के साथ, जब ये कॉन्जुगेशन कर रहे होंगे तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट कर रहा होगा, है ना। भाई डायरेक्टली अटैच एटम क्या है, ऑक्सीजन है ना, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है। तो क्या वो रेजोनेंस के थ्रू अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, कर सकता है। फिनॉल देखा है ना, फिनॉल में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि फिनॉल में कैसे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन को रेजोनेंस के थ्रू डोनेट करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। तो ये OH क्या है, प्लस एम ग्रुप है, ठीक है। OCH3, क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, हाँ है। क्या ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है सिस्टम से, बिल्कुल है। तो ये रेजोनेंस के थ्रू, कॉन्जुगेशन के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, ठीक है। और आइए C डबल बॉन्ड हो CH3, क्या डायरेक्टली अटैच एटम ऑक्सीजन है, क्या डायरेक्टली अटैच एटम ऑक्सीजन है। क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, बिल्कुल है। क्या ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को कॉन्जुगेशन के थ्रू दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, इसलिए ये प्लस एम ग्रुप है, ठीक है। अभी और भी बहुत सारे ग्रुप हैं, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा, कम से कम 15-20 एग्जाम्पल है, आपको पता चल जाएगी कि प्लस एम ग्रुप को कैसे पहचानना है, माइनस एम ग्रुप को कैसे पहचानना है, ठीक है। आगे आइए, ध्यान से देखिए, माइनस एम कह लो या माइनस आर कह लो, ठीक है। इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ये अपने पाई बॉन्ड से, अपने वैकेंट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, ठीक है। डायरेक्टली अटैच्ड एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, या फिर पाई बॉन्ड, ठीक है। ऐसे एटम जो डायरेक्टली अटैच्ड है और उसके पास या तो वैकेंट ऑर्बिटल हो या पाई बॉन्ड हो, उस केस में ये माइनस एम ग्रुप की तरह काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेंगे, क्योंकि इनके पास होगी इलेक्ट्रॉन की कमी, ये चाहेंगे कि हमें कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचना पसंद करेंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बहुत सारे ग्रुप के एग्जाम्पल लिखवाता हूँ, आप लोग को पहचानना है कि वो ग्रुप आपका प्लस एम है या माइनस एम है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। आइए, वीडियो को पॉज कीजिएगा और बताइएगा, ठीक है। OH ये लिख लीजिएगा, मैंने करवा दिया, लेकिन आपके नोट्स में ये होने चाहिए, ठीक है। OCH3 OR NH2, करते जाइए, वीडियो पॉज कीजिए, करते जाइए, ठीक है।
NaCHO रेडियल हो गया, हाँ ये लीजिए, ठीक है, एस्टर हो गया, और क्या ले सकते हैं आप लोग, एक सेकेंड, ये कीजिए O माइनस और ठीक है कीजिए, ठीक है, बस इतने कीजिए, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और करिए, ठीक है। ध्यान से देखिए, डायरेक्टली अटैच एटम के पास क्या है, लोन पेयर है, प्लस m ग्रुप होगा। डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर दिखाई दे रहा है, प्लस m ग्रुप है, ठीक है। डायरेक्टली अटैच एटम के पास आपको लोन पेयर दिखाई दे रहा है, प्लस m ग्रुप है। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर दिखाई दे रहा है, प्लस m ग्रुप है, ठीक है। एटम को देखना है, ग्रुप को नहीं देखना है, एटम को देखना है, ग्रुप को नहीं देखना। डायरेक्टली अटैच एटम क्या यहाँ पे नाइट्रोजन है, क्या इसके पास लोन पेयर है, बिल्कुल है, प्लस m होगा। डायरेक्टली अटैच एटम सल्फर है, क्या उसके पास पाई बॉन्ड दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है, माइनस m ग्रुप है। डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर है, प्लस m ग्रुप है। डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर है, प्लस m ग्रुप है। डायरेक्टली अटैच एटम के ऊपर प्लस m है। लेकिन यहाँ पर है एक ट्विस्ट, यहाँ पर है एक ट्विस्ट, ध्यान से देखिए बात को। क्लोरीन के पास लोन पेयर तो है, क्लोरीन के पास लोन पेयर तो है, लेकिन साथ में वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है। क्लोरीन के पास लोन पेयर तो है, पर वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है, वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है, ठीक है। क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है। इस केस में क्लोरीन जो है प्लस m की तरह भी काम करेगा और माइनस m की तरह भी काम करेगा, प्लस m की तरह भी काम करेगा, माइनस m की तरह भी काम करेगा, ठीक है। तो क्लोरीन वो ग्रुप है जो देख के रंग बदलता है। क्लोरीन एक ऐसा एटम है जो देख के रंग बदलेगा, कि किसी के पास अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसको इलेक्ट्रॉन देगा, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन है उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ठीक है। अमीरों से लूटेगा, गरीबों को दे देगा, अमीरों से लूटेगा, गरीबों से दे देगा। ये बात ध्यान रहे कि क्लोरीन देख के रंग बदलता है, कि किसको देना है और किससे लेना है, देख के किसको देना है, किससे लेना है, ठीक है। NO2 का स्ट्रक्चर याद है कि नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। NO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है, माइनस m ग्रुप है। यहाँ पर देखिए, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है, नाइट्रोजन के पास डबल बॉन्ड भी है, ये भी प्लस m की तरह भी काम कर सकता है, माइनस m की तरह भी काम कर सकता है। डायरेक्टली अटैच एटम माइनस m, पाई बॉन्ड है, माइनस m, पाई बॉन्ड है, माइनस m। साइनाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है। कैसा ग्रुप है, माइनस m है। ये कैसा ग्रुप है, माइनस m है। ये कैसा ग्रुप है, माइनस m है। ये कैसा ग्रुप है, नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, ये अपने नेगेटिव चार्ज को दे सकता है। इसके पास एक तरीके से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, प्लस m ग्रुप हो गया। ये कैसा आइटम है, प्लस m है। ये कैसा आइटम हो गया, प्लस m हो गया, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज जो है लोन पेयर हो, प्लस m की तरह काम करेगा, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, उसको इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है और ज़्यादा मात्रा में है तो वो दे भी सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर फिर भी आप लोगों को इस टॉपिक में डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में बात करी कि मेसोमेरिक इफेक्ट दो प्रकार के होते हैं। प्लस m वो होते हैं जो अपने लोन पर डोनेट कर सकते हैं, माइनस m वो होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं। पर दोनों कंडीशन में रेजोनेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब तक सिस्टम में कॉन्जुगेशन नहीं होगा तब तक ये प्लस m और माइनस m शो नहीं करेंगे, क्योंकि इनका नाम ही रेजोनेंस इफेक्ट है, इनका नाम ही मेसोमेरिक इफेक्ट है, ठीक है। ये प्लस r और माइनस r ऐसे ही तो नहीं बने, कहीं ना कहीं जब तक ये कॉन्जुगेशन नहीं करेंगे आप इनको कैसे कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। तो जब ये लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन को p ऑर्बिटल के द्वारा ट्रांसफर करें, कॉन्जुगेशन के थ्रू ट्रांसफर करें, या ले विड्रॉ करें या डोनेट करें, तब हम इसमें प्लस m ग्रुप और माइनस m ग्रुप को लगाएंगे, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। और ये वाक्य में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला,
मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट does not operate on meta position, मेसोमेरिक इफेक्ट जो होगा वो मेटा पोजीशन पे ऑपरेट नहीं होता। अब आप लोग पूछेंगे सर ये मेटा पोजीशन क्या है, मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये बेंजीन है, मान लीजिए बेंजीन है, इसके ऊपर मैंने कोई ग्रुप लगा रखा है। सर ये कैसा ग्रुप होगा, ये प्लस एम भी हो सकता है, ये माइनस एम भी हो सकता है। ये कैसा हो सकता है, ये प्लस एम भी हो सकता है, ये माइनस एम भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी बोल दो उसको, प्लस एम बोल दो या माइनस एम बोल दो। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, इस ग्रुप के बाजू वाले कार्बन एटम, इस ग्रुप के बाजू वाले कार्बन एटम को ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी आप लोगों का ग्रुप लगा होगा उसके रिस्पेक्ट में बाजू वाले कार्बन एटम आपके ऑर्थो पोजीशन कहलाएंगे। तो सर ये भी ऑर्थो हो जाएगा, बिल्कुल ये भी आपका ऑर्थो कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें दो ऑर्थो की पोजीशन आ गए। फिर नीचे आएंगे तो ये वाला कार्बन एटम और ये वाला कार्बन एटम को हम मेटा पोजीशन कहते हैं। ठीक है, ये भी मेटा हो गया, ये भी मेटा हो गया, और इस ग्रुप के जस्ट अपोजिट वाले कार्बन एटम को आप पैरा बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ग्रुप के आजू बाजू लगे वाले कार्बन को आप ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। फिर उसके नीचे आएंगे तो दोनों कार्बन मेटा हो जाएंगे और उसके जस्ट अपोजिट वाला कार्बन पैरा पोजीशन वाला कार्बन कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। अब सर आपने बोला कि मेसोमेरिक इफेक्ट मेटा पोजीशन पे नहीं लगता, ऐसा क्यों? अगर आप लोगों ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ध्यान से देखा हो तो आप लोगों को क्या ये बात नोटिस हुई थी कि जो भी आप लोगों के चार्ज बनते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो केवल ऑर्थो पे बन रहा है और पैरा पे बन रहा है ना। एनिलीन का स्ट्रक्चर मैंने अभी बना के दिखाया था, उसके लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को फिनोल का स्ट्रक्चर बना के दिखाया था। आप लोगों ने नोटिस करी कि ये बात, ये नेगेटिव चार्ज केवल ऑर्थो पैरा पे बन रहा है। इसी वजह से पैरा पोजीशन, इसलिए पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आया, पैरा पोजीशन अभी भी खुला घूम रहा है, इसीलिए मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि जो चार्ज है वो आपके ऑर्थो और पैरा पर ही बनता है, जो चार्ज है वो आपके ऑर्थो पर और पैरा पर ही बनता है, मेटा पोजीशन पे नहीं आ पाता। इसी वजह से मेसोमेरिक इफेक्ट मेटा पोजीशन पे नहीं लगता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सर मेटा पोजीशन पे कौन सा इफेक्ट लगेगा? मेटा पोजीशन पे आपका इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। बात ध्यान रहे कि मेटा पोजीशन पे आप लोगों को हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट लगाना है। मेटा पोजीशन पे हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। ठीक है, मेटा पोजीशन पे हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, ये बात ध्यान रहे। क्लियर है? आगे आइए, इंडक्टिव इफेक्ट सबसे वीक इफेक्ट था और मेसोमेरिक इफेक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, इसीलिए मोस्टली मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट करता है, मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज बन रहा है वो एक्चुअल चार्ज हो रहा है, यहाँ पर एक्चुअली में आप लोगों के चार्ज बन रहे हैं, एक्चुअली में डीलोकलाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, एक्चुअली में पाई बॉन्ड का मूवमेंट हो रहा है, इसलिए मेसोमेरिक इफेक्ट स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा इंडक्टिव इफेक्ट से। ठीक है, लेकिन सर आपने मोस्टली क्यों डाला? क्योंकि कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पर आपका इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा एज कम्पेयर टू मेसोमेरिक इफेक्ट। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है ओवर मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो कौन कौन से इफेक्ट हैं ध्यान से देखिए। पहला फॉर हेलोजन, पहला केस हेलोजन के लिए देखिए ध्यान से। ठीक है, प्लीज़ अब थोड़ा सीरियस होइएगा क्योंकि यहाँ पर आई एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। हेलोजन के केस में, अच्छा हेलोजन कैसे होते हैं? हेलोजन कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट दिखाना पसंद करता है, प्लस आई कि माइनस आई? माइनस आई दिखाना पसंद करता है। ठीक है, कैसा दिखाना पसंद करता है? माइनस आई इफेक्ट दिखाना पसंद करता है। क्या ऑर्डर होता था? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, क्यों फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा है? क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ध्यान रहे, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने अभी बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए उसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू आयोडीन। ठीक है, अब आओ कि सर हेलोजन तो प्लस एम ग्रुप भी दिखाता है। हेलोजन तो क्योंकि भैया लोन पेयर है ना, सबके पास लोन पेयर है, ये अपने लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो ये प्लस एम भी दिखाएगा। प्लस एम में भी फ्लोरीन जीत जाता है, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आता है आयोडीन। अब सर इसका क्या लॉजिक है कि फ्लोरीन क्यों जीत गया? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और अपने दिमाग में उतारने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो कंसेप्ट आएगा
यहाँ पर जो कंसेप्ट आएगा वो होगा ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का। यहाँ जो कंसेप्ट आएगा वो होगा ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक रियल एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि दो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, सेम हाइट के हैं। ठीक है, दोनों का कद जो है सेम है, सेम एज के हैं, सेम हाइट के हैं। जब वो आपस में गले मिलेंगे तो अच्छी तरीके से मिल पाएंगे, है ना। जब वो गले मिलेंगे तो आपस में अच्छी तरीके से एक दूसरे से गले मिल पाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप किसी बड़े बच्चे के साथ, किसी बड़े आदमी से गले मिलने की कोशिश करते हैं तो क्या उतने अच्छी तरीके से हक कर पाएंगे उसको, उतने अच्छी तरीके से उसके साथ गले मिल पाएंगे जितना आप अपने हाइट वाले के साथ मिल पा रहे थे? नहीं ना, क्योंकि उसकी हाइट बड़ी होगी तो आप उसके सिर्फ कंधे तक ही आ पाएंगे या उसके आप पेट तक ही आ पाएंगे, है ना। बात समझ में आ रही है आपको? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ध्यान से सुनिएगा। मैं क्लोरीन और फ्लोरीन की बात करता हूँ। मैं क्या बात करता हूँ? कार्बन और फ्लोरीन की बात करता हूँ। मैं क्या बात करता हूँ? कार्बन और फ्लोरीन की बात करता हूँ। ठीक है, कार्बन 2p, कार्बन सेकंड पीरियड का है, फ्लोरीन भी सेकंड पीरियड का है। ठीक है, कार्बन भी सेकंड पीरियड का है, फ्लोरीन भी सेकंड पीरियड का है। इनके बीच में जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होगी, क्या वो 2p2p ओवरलैपिंग होगी? अरे भाई, कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होगी, क्या वो 2p2p ओवरलैपिंग होगी? ठीक है, दोनों के ऑर्बिटल ही काफी छोटे हैं, दोनों के ऑर्बिटल काफी छोटे हैं, है ना। दोनों के ऑर्बिटल जो होंगे काफी छोटे होंगे, तो इनके ऑर्बिटल अच्छी तरीके से एक दूसरे को ओवरलैप कर पाएंगे। इनके ऑर्बिटल अच्छी तरीके से एक दूसरे को ओवरलैप कर पाएंगे। जैसे सेम हाइट के बच्चे अच्छी तरीके से अपने एक दूसरे से गले मिल सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये दोनों एटम इतने छोटे हैं और इनके ऑर्बिटल भी इतने छोटे हैं कि वो आपस में अच्छी तरीके से ओवरलैप कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, कार्बन और आयोडीन पर आइए। कार्बन अभी भी 2p का है और आयोडीन जो होगा 5p का होगा, है ना। भाई ये 2p2p कैसा है तो पता है ना आप लोगों को, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2 2p3 ऐसे। ठीक है, पता है ना। इसका निकालिए, 1s2 2s2 2p2, ये देखिए 1s2 2s2 2p5, है ना। 5 6 7 8 9 तो दोनों 2p2p के हो गए, ये 2p5p के होंगे। आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि आयोडीन कितना बड़ा साइज का है। अगर कार्बन का 2p ऑर्बिटल ऐसा है तो आयोडीन का 2p ऑर्बिटल कितना बड़ा है, आप लोगों को समझ में आ रही है? इस केस में ये अच्छी तरीके से ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, इस केस में दोनों अच्छी तरीके से ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से हेलोजन के प्लस m में फ्लोरीन जीत जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग बहुत अच्छी तरीके से हो पाती है और कार्बन और आयोडीन के बीच में ओवरलैपिंग इतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाती। इसको बोलते हैं पुअर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। इसको बोलते हैं पुअर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ये अच्छी तरीके से ओवरलैप ही नहीं कर पाएंगे तो आयोडीन खाक अपने इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरीके से दे पाएगा? नहीं दे पाएगा भाई। जब ऑर्बिटल ओवरलैप ही नहीं कर पा रहे अच्छी तरीके से तो कैसे अपने इलेक्ट्रॉन को उतनी अच्छी तरीके से दे सकता है? ठीक है, जबकि कार्बन और फ्लोरीन के ऑर्बिटल इतनी अच्छे से ओवरलैप है कि वो इलेक्ट्रॉन अच्छी तरीके से डोनेट कर पाएगा। क्या आप लोगों की बात समझ में आ गई? क्या आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया? अगर आप लोगों को अभी भी किसी पॉइंट में दिक्कत है तो आप प्लीज कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो प्लस m में फ्लोरीन क्यों जीत गया? क्योंकि फ्लोरीन इतना छोटा एलिमेंट है, इतना छोटा एटम है कि उसके ऑर्बिटल ओवरलैपिंग बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगी कार्बन के साथ। जबकि आयोडीन बहुत बड़ा एटम है, बहुत बड़ा साइज है उसका, वो अच्छी तरीके से कार्बन के साथ ओवरलैप नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो माइनस आई में भी फ्लोरीन जीत गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, प्लस m में भी फ्लोरीन जीत गया ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के कारण। तो सर अब हम इसका अगर ओवरऑल नेचर निकालें तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आइए ध्यान से सुनिएगा बात को। अब हम लोगों ने जब देखा तो हम लोगों ने ये पाया कि इसका ओवरऑल रिजल्ट जो आया, क्योंकि भैया एक माइनस आई दिखा रहा है, एक प्लस एम दिखा रहा है, हमें एक नेट कंडीशन चाहिए ना कि एक्चुअल में है क्या। ये इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रहा है कि मेसोमेरिक इफेक्ट दिखा रहा है, हमें नेट रिजल्ट चाहिए था। तो ऐसा पाया गया कि मेसोमेरिक इफेक्ट कहीं ना कहीं वीक हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग वीक हो रही है। ठीक है, माइनस ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन पे आप जा रहे हो धीरे धीरे ओवरलैपिंग कमजोर होती जा रही है। यहाँ 2p2p ओवरलैपिंग है, यहाँ 2p3p है, यहाँ 2p4p है। कैसे कैसे नीचे जाते जाते ओवरलैपिंग पुअर होती जा रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेसोमेरिक इफेक्ट जो हो रहा है वो वीक हो रहा है। ठीक है, लेकिन हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो अभी भी सबसे ज़्यादा
हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो अभी भी सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि हैलोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत अभी भी बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन के खींचने की ताकत अभी भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए इसका जो ओवरऑल रिजल्ट आया था वो विड्रॉइंग का आया था, इसका जो ओवरऑल नेचर आया था वो विड्रॉइंग का आया था। तो ओवरऑल विड्रॉइंग नेचर इसका शो होता है, ठीक है, ओवरऑल विड्रॉइंग नेचर इसका शो होता है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए इसका ऑर्डर निकल कर के आया है, इसका ऑर्डर बहुत गजब आया है, बहुत बढ़िया निकल कर आया है। भाई पता तो चल रहा है कि फ्लोरीन -i में भी जीत रहा है और +m में भी जीत रहा है, तो ऐसा देखने से लग रहा है कि ओवरऑल विड्रॉइंग नेचर फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर हो गई गड़बड़। कैसे? ध्यान से देखिएगा, मान लो ये फ्लोरीन है, यहाँ पे बीच में एक रस्सी से बंधी हुई है, ठीक है। फ्लोरीन -i इधर से खींच रहा है और +m इधर से खींच रहा है, क्योंकि दोनों में फ्लोरीन सबसे ज़्यादा है, दोनों में फ्लोरीन सबसे ज़्यादा है। -i का फ्लोरीन इधर खींच रहा है, +m का फ्लोरीन इधर से खींच रहा है, अपोजिट नेचर के, एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि ये दोनों इफेक्ट आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आयोडीन के मेसोमेरिक इफेक्ट तो वीक है, लेकिन उसका -i इफेक्ट तो ज़्यादा है ना, अभी भी उसका -i इफेक्ट तो अभी भी ज़्यादा है। तो इसका ओवरऑल नेचर जो आया विड्रॉइंग का वो ये निकल कर आया, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। देखा कैसे बाजी पलट गई कि यहाँ पर तो दोनों तरफ से फ्लोरीन जीत रहा था, पर अगर ओवरऑल विड्रॉइंग नेचर में फ्लोरीन सबसे पीछे हो गया, क्योंकि इसने -i और +m के साथ डिशुम करके दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। दो कहते हैं ना कि लड़ाई से किसी का फायदा नहीं होता, इसने -i अपनी तरफ खींच रहा था, +m अपनी तरफ खींच रहा था, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गए, ठीक है। इसलिए फ्लोरीन लास्ट में आ गया और आयोडीन जीत गया, आयोडीन हार कर भी जीत गया, आयोडीन बाजीगर बन गया। कहते हैं ना हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, वो दोनों तरफ से हारा लेकिन ओवरऑल विड्रॉइंग नेचर में वो जीत गया भाई, ठीक है। क्लियर है बात को? इसीलिए मैंने बताया था कि मोस्टली मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट में, लेकिन हैलोजन के केस में -i डोमिनेट करेगा +m से। ये बात ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हैलोजन का क्वेश्चन आएगा, इंडक्टिव इफेक्ट से आंसर आएगा, मेसोमेरिक इफेक्ट से आंसर नहीं आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? आगे मूव करें कि जब भी आप लोगों को हैलोजन का आंसर निकालना होगा, हैलोजन का क्वेश्चन आएगा, आप इंडक्टिव इफेक्ट से जाएंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट से नहीं जाएंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे मूव करते हैं, ध्यान से देखिए अब, ठीक है। आइए तीसरा, लोन पेयर ड्यू टू +m इज ग्रेटर देन लोन पेयर ड्यू टू -m, लोन पेयर ड्यू टू इंटरनल कॉन्जुगेशन, लोन पेयर ड्यू टू इंटरनल कॉन्जुगेशन, ठीक है, इंटरनल कॉन्जुगेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपके पास ये OH है, ये है आपका OC+CH3, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर डायरेक्टली अटैच एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा होगा, OH वाले ग्रुप में क्या हो रहा होगा कि ऑक्सीजन का लोन पेयर सिर्फ एक ही जगह पर रेजोनेंस कर रहा होगा। यहाँ पर क्या हो रहा होगा, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो एक ही जगह पर रेजोनेंस कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इधर भी रेजोनेंस करता हुआ दिखाई दे रहा है और ये यहाँ पर भी रेजोनेंस करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी इस केस में ऑक्सीजन अपने मॉलिक्यूल के साथ अंदर ही अंदर रेजोनेंस कर रहा है और बाहर वाले सिस्टम के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है। इस केस में इसकी पावर ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस। भाई एक समय पर एक ही काम करोगे तो वो काम जल्दी अच्छे से हो पाएगा ना, है ना। अब आप एक समय पर मूवी भी देख रहे हैं और एक समय पर आप अपने पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो क्या इतनी अच्छी तरीके से आप पढ़ाई कर पाएंगे? ना तो आप अच्छे से मूवी देख पाएंगे, ना आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल समझ में आ रहा है आप लोगों को कि मान लो आप लोगों के एग्जाम पे आप IPL देखते देखते पढ़ाई कर रहे हैं कि मैं IPL भी देख लूँगा RCB वर्सेस CSK का और पढ़ाई भी कर लूँगा, तो ना तो आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे और ना अच्छी तरीके से IPL देख पाएंगे। हाँ, कुछ बच्चे IPL को बड़ी अच्छे से देख लेंगे क्योंकि क्रिकेट मैच की तो वैसे भी वो रहती है ना। समझ रहे हैं आप लोग? इस बात से समझ पा रहे हैं कि जो अगर ऑक्सीजन का लोन पेयर एक तरफ से रेजोनेंस करे वो ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू अंदर भी कर रहा है और बाहर भी कर रहा है। क्या आप लोगों को एक पॉइंट समझ में आ गया? आगे आइए, ठीक है। लोन पेयर ड्यू टू +m इज ग्रेटर देन लोन पेयर ड्यू टू +H, ठीक है, +H, ठीक है। ऐसे इफेक्ट +H का मतलब आपको हाइपर कॉन्जुगेशन है, +H का मतलब है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। ऐसे
लोन पेयर, अरे यार थोड़ा उल्टा हो गया, थोड़ा मैं भावनाओं में थोड़ा बह गया तुम्हारी तरह, ठीक है, इसको जरा ठीक कर लीजिएगा। दिस इज प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर, प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर, और ये प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर इज ग्रेटर देन प्लस एम ड्यू टू इंटरनल कॉन्जुगेशन, ठीक है, थोड़ा सही कर लीजिएगा, थोड़ा सही कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर इज ग्रेटर देन प्लस एम ड्यू टू इंटरनल कॉन्जुगेशन, प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर इज ग्रेटर देन प्लस एस ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन से दिखाने वाले जो प्लस एम के ग्रुप होंगे वो कम इफेक्टिव होंगे एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि ये अपने लोन पेयर को रेजोनेंस में दे सकता है और प्लस एच वाले नहीं दे सकते, ठीक है, क्लियर है। आगे आइए, जो CH3 होगा, जो CH3 होगा वो माइनस एम या माइनस आई दिखाएगा ड्यू टू माइनस एच इफेक्ट, ड्यू टू माइनस एच इफेक्ट, ठीक है। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, आप प्लीज़ पुराने लेक्चर को रेफर कीजिए, देखिए कि माइनस एच इफेक्ट होता क्या है, ठीक है। यहाँ पर जो CH3 होगा वो माइनस एम माइनस आई दिखाएगा, जनरली इसका माइनस आई डोमिनेंट रहता है, जनरली इसका माइनस आई डोमिनेंट रहता है। कारण क्या है, क्योंकि CH3 जो है वो अपने लोन पेयर को डोनेट नहीं कर सकता या विड्रॉ नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो इसके पास लोन पेयर है, ना इसके पास पाई बॉन्ड है, ना तो इसके पास लोन पेयर है। आप इस काम कीजिए, आप और अच्छी तरीके से लिखिए, आप यहाँ पर माइनस आई लिख दीजिए, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट शो नहीं कर पाता अच्छी तरीके से, ठीक है। माइनस आई दिखा देगा, माइनस एम नहीं दिखा पाएगा, ठीक है, इसका माइनस एम नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके पास ना तो आप लोगों को कहीं मतलब क्या कहते हैं वैकेंट, और ना तो इसके पास कुछ लोन पेयर डोनेट करने के लिए, ना ये अच्छी तरीके से खींच पाएगा, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन अच्छे खासे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, यहाँ पर 3 डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर वैकेंसी आ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन को ओवरऑल विड्रॉ करने की कोशिश करेगा थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं, आगे की कहानी देखते हैं, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, लास्ट देखिएगा CH2 पे लोन पेयर, NH पे लोन पेयर, ऑक्सीजन पे लोन पेयर और फ्लोरीन पे लोन पेयर, ठीक है। लोन पेयर बोल दो, नेगेटिव चार्ज बोल दो। अब हम लोगों को ये देखना है कि इसमें प्लस एम का ऑर्डर क्या निकल कर आएगा, ठीक है। लोन पेयर कहते हैं माइनस चार्ज कर दो, लोन पेयर कहते हो माइनस कर दो, लोन पेयर कहते हो माइनस कर दो, कुछ भी करो, ठीक है, क्लियर है। आप लोगों को इसमें बताना है प्लस एम का ऑर्डर, तो ध्यान से सुनिएगा बात को, हमेशा याद रखिएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बताया जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया जाता है कि जब आप पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट से राइट में मूव करते हैं, जब आप अलोंग द ग्रुप मूव करते हैं, जब आप लेफ्ट से राइट में मूव करते हैं, तब हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आंसर निकालते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, आप हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जवाब निकालेंगे, और जब आप डाउन द ग्रुप बात करेंगे तो आप साइज से बात करेंगे, ठीक है। जैसे डाउन द ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट नहीं करता, तब साइज डोमिनेट करता है। तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट नहीं करता, तब साइज डोमिनेट करता है। और लेफ्ट टू राइट जाने में साइज डोमिनेट नहीं करता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट करती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हुआ, फ्लोरीन हो गया। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो अपने ऊपर अच्छी तरीके से माइनस चार्ज को होल्ड करके रखेगा, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन को देना पसंद नहीं करेगा। भाई इसके ऊपर माइनस चार्ज थोड़ा स्टेबल है ना, ये माइनस चार्ज को अच्छी तरीके से होल्ड कर सकता है। अभी अपने ऊपर माइनस चार्ज को होल्ड कर पाएगा तो क्यों इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा, नहीं करेगा। यहाँ भाई कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कहेगा कि भाई मुझे तो माइनस चार्ज की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम मुझसे माइनस चार्ज ले लो, तुम मुझसे लोन पे ले लो, मैं तो खुशी खुशी देना चाहूँगा, ठीक है। क्योंकि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके ऊपर माइनस चार्ज स्टेबल नहीं हो पाएगा, इसलिए वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, फिर नाइट्रोजन दे देगा, फिर ऑक्सीजन दे देगा। ये बात ध्यान रहे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है आपका प्लस एम का ऑर्डर, ठीक है, प्लस एम इंक्रीजेस, ठीक है। कारण क्या है कि CH कार्बन जो होगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरीके से डोनेट कर पाएगा। जहाँ पर फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपने ऊपर माइनस चार्ज को स्टेबल कर पाएगा, अपने ऊपर माइनस चार्ज को अच्छी तरीके से होल्ड कर पाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करेगा, ठीक है। तो आप लोगों को इतनी आज का टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एप्लीकेशन के ऊपर बात करेंगे और आगे की कहानी देखेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ चीज़ को इम्प्रूव करूं, कुछ चीज़ आप लोग चाहते हैं, मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं कुछ इम्प्रूव करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप मुझे पॉजिटिव फीडबैक देना चाहते हो
मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, मुझे खुशी होगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में, जहाँ हम लोग एप्लीकेशन ऑफ मेजरमेंट इफेक्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।